जी वेलकम वेलकम वेलकम। तो लीजिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आज अपने बेलमेंट वाले चैप्टर को करते हैं खत्म। रिमेंबर इतना ही पार्ट बचा है इसके अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा पार्ट कर लिया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में आज बेली के राइट्स वाला पोर्शन, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट, रिमेंबर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट वाला पार्ट, और बचा है फाइंडर ऑफ गुड्स वाला। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट है। और अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि अगर आपने बेली के राइट्स पढ़ लिए तो आपका फाइंडर ऑफ गुड्स भी खत्म हो गया। मतलब कि हम लॉ में लिखा गया है द राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड सेम एज द राइट ऑफ बेली। तो बेली के राइट्स है वही राइट फाइंडर ऑफ गुड्स के हैं। कुछ एक बातें हैं जो आपको पढ़नी है, एडिशनल बातें एक दो बातें, उसके अलावा बाकी पार्ट सेम रहे। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट भी बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि उसकी बात ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। तो टर्मिनेशन लोगों ने जब जब हम लोगों ने ये बात की ना कि भैया कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, दैट मींस टर्मिनेशन की बात की हम लोग। तो इन शॉर्ट बहुत ही छोटू पार्ट बचा हुआ है, इजी पार्ट है, बहुत आसान पार्ट है। इसके बाद ये पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। स्टार्ट करें, चलो भैया बात कर ली जाए, स्टार्ट करते हैं। तो कहता है भैया सुनो सुनो सुनो, बेली के राइट्स क्या बनते हैं, क्या मुझे आप थोड़ा सोच के बताओगे क्या? बताना मुझे। अगर मैं बोलूं कि बताइए बेटा, एक पर्सन इसको गुड्स डिलीवर की गई थी, आई कैन यूज द वर्ड भाई, जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर की गई थी भाई, संभाल के रख ले या यूज कर ले। तो राइट्स ऑफ बेली, तो एज ए बेली उसके कौन कौन से लीगल राइट बनते हैं? तो हम एक बात बड़ी कॉमन याद रखना बेटा, जब भी राइट्स वर्ड यूज करता है, रूल वर्ड यूज करता है, कि राइट्स रूल हैं क्या, ये हैं सारे लीगल राइट्स, लीगल रूल्स। लीगल वर्ड अगर इनके आगे नहीं भी लिखा हुआ तो याद रखना, दिस ऑल आर टर्म्ड एज लीगल रूल्स या लीगल राइट्स। तो बताओ बेटा मुझे, क्या बेली की राइट्स है कुछ? सर है, ऑब्वियस है। जब बेलर के पास राइट्स थे तो बेली के पास भी होंगे। अब कॉमन सी बात समझना, बेली कौन था बेटा, याद करो। टू हुम, इसको क्या है याद करवा रहा हूँ पिछला पार्ट, टू हुम द गुड्स डिलीवर की गई थी, गुड्स डिलीवर्ड से गुड्स डिलीवर्ड की गई थी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये बात तो याद है ना? तो मुझे बताओ, अगर मैं इसी स्पेसिफिक पर्पस की बात करके पूछूं आप लोगों से, तो क्या अगर स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो गया, स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो गया और अब बेली चाहता है गुड्स को वापस करना और बेलर लेने से मना कर दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेली गुड्स को रिटर्न करना चाहता है बेलर को कि भाई अब मेरा काम तो पूरा हो गया, अपना सामान, और अगर वो लेने से मना कर दे तो क्या बाद में वो बेलर क्या अधिकार रखता है क्या बेली से पैसा मांगेगा, एक्स्ट्रा पैसा, कि तूने एक्स्ट्रा पैसा एक दिन सामान रखा? पहले पढ़ चुके हैं, फिर एक्स्ट्रा पार्ट के लिए डैमेज देना नहीं पड़ेंगे। बट राइट्स की बात कर रहा हूँ, बात बताना मुझे। पहला राइट बताओ, अगर सोचो बेलर एक से ज्यादा होते, है ना भाई, मान लो किसी के ओनर, जो गुड्स मान लो डिलीवर की गई थी, उस गुड्स के ओनर एक से ज्यादा है, आई कैन यूज पर केस ऑफ, लिखता हूं, है ना, इन केस ऑफ जॉइंट बेलर्स, अगर बेलर्स एक से ज्यादा हैं, मींस गुड एक के पर्पस पे नहीं थी, उस सामान पर एक से ज्यादा लोगों का अधिकार था जो बेली को दिया गया। तो बताओ बेटा मुझे, जिस पर्सन ने दिया, सुनना क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल समझना, बता रहा हूँ, सुन क्या सुन रहे हैं। तो एग्जांपल, तीन लोग थे बेटा, तीन लोग थे जिनका एक प्रॉपर सामान पर अधिकार था। एग्जांपल, एक गाड़ी थी, एक कार थी, कार को, इस कार को जिसे डिलीवर किया गया था, एग्जांपल मैंने बोला ये है बेली, बेली, तो ये तीन बेलर ने बेली को गुड्स दी थी। कौन थे तीन लोग? तीन थे बेटा जॉइंट ओनर्स। कौन है? जॉइंट ओनर, एक ही सामान के तीन मालिक। हो सकता है, हाँ हो सकता है भैया। तो जॉइंट ओनर्स जब सामान देंगे बेली को, तो बताओ मुझे बेटा, ये तीन क्या कहलाएंगे? तो कहलाएंगे जॉइंट बेलर, मतलब जॉइंट बेलर जॉइंट ओनर के कहलाएंगे। जॉइंट ओनर इज टर्म्ड एज जॉइंट बेलर्स। जॉइंट बेलर मतलब इकट्ठे, रिमेंबर तीनों का अधिकार है। तो इन तीनों ने अगर बेलियों को सामान दिया होगा, जवाब दो, अगर बेली बेली किसी भी एक पर्सन को, तीनों में से किसी भी एक को भी अगर सामान लौटा देता है, तीनों में से किसी एक को भी सामान गुड्स वापस कर देता है पर्पस पूरा होने के बाद में, टाइम पूरा होने के बाद में, तो जवाब दो, क्या ये माना जाएगा कि भैया गुड्स तीनों को वापस की गई है? बताओ, ये दोनों दो बोलेंगे नहीं हमको भी देना था, हमको क्यों? आंसर इज, तो कहता है जॉइंट बेलर वाले पार्ट में अगर बेली एक को भी, मतलब एनीवन,
एक को भी अगर गुड्स वापस कर देता है, नंबर गुड्स रिटर्न कर देता है, तो याद रखना दैट इज कंसीडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया बेलमेंट वाला। वहां पर बाकी जॉइंट ओनर ये नहीं बोल सकते कि हम सबने मिलके दिया सबको मिलकर। आंसर इज जॉइंट हो भैया, तुम में से एक को भी दोगे काम चल जाए। ये पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, पहला पढ़ते हो ध्यान से, बड़ा इजी पार्ट है। तो क्या करें, कह रहा है बेली का राइट क्या है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनीवन ऑफ द जॉइंट बेलर। सेक्शन 165 कहता है भैया अगर केस है जॉइंट बेलर का, तो अगर किसी एक को भी गुड्स वापस कर दी गई तो अधिकार है बेली के पास, वो किसी एक को भी गुड्स वापस कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा। पहली बात। दूसरा बात मुझे बताओ, बात होगी पहली बात, अब मुझे बताओ लेकिन ये कब की बात है, ये बेटा जनरल केस। हमेशा बोलता हूँ ना जनरल केस अलग होता है, ये है जनरल केस, जनरल कंडीशन आमतौर पर। बट सोचो बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, इसका पार्ट नंबर 2 बता रहा हूँ, ठीक है, ये पार्ट 1 का ए पार्ट और 1 का बी पार्ट बताना मुझे। ये कहानी हो गई, एक को दिया काम चल गया नॉर्मल केसेस के अंदर। बट सोचो यारो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनाया गया था उस वक्त ही डिसाइड कर दिया था, अब बताओ मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट में नहीं बताया किसी काम चल जाएगा। बट मुझे बताओ जब इन लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और बेलमेंट में कंडीशन डाली हुई थी, केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या थी, कंडीशन डाली हुई थी कि भैया जॉइंट ओनर्स को ही रिटर्न करोगे, यू हैव टू रिटर्न द गुड्स जॉइंट ओनर्स ओनली, किसी एक को नहीं दोगे। तब बताओ अगर ये कंडीशन ऐड होती और कहानी यही होती तो वहां पर बेली को किसको देना पड़ता, किसी एक को काम चल जाएगा राइट, या सबको देना पड़ेगा। आओ, एक पे दो क्वेश्चन है, तो एक को देने से काम चलेगा या सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। तो एक चीज जनरल प्रोविजन कहता है भैया सिंपल सी बात, जो सिंपल लिखा गया है नॉर्मल केसेस के, इसी को बोलते हैं अनलेस मेंशन, अनलेस स्टेटेड। कई बार आपको लो में वर्ड दिखता है, एक वर्ड मिलेगा अनलेस मेंशन, की पूरी लाइन लिखी मिलेगी, फिर लिखा मिलेगा अनलेस मेंशन या अनलेस स्टेटेड, अनलेस प्रेस्क्राइब्ड। ये ऐसे वर्ड आपको क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, इसका मतलब होता है कि भैया जब तक कोई स्पेशल केस ना दिया हो आप जनरल को ही फॉलो करोगे, और जब तक आपको कोई जनरल केस ना दिया हो आप स्पेशल केस को फॉलो करोगे। एग्जांपल दोगे कोई और? हाँ दूंगा बेटा एग्जांपल। तो बताओ ना, हमने माइनर की 2 एज पढ़ के आए थे पहले, याद है कि माइनर कौन, 18 साल से नीचे वाला भी माइनर है और 21 से नीचे वाला भी माइनर है। तो मुझे बताओ तो नॉर्मल केसेस क्या में कौन सी एज के नीचे वाले पर्सन को, जनरल केसेस पूछ रहा हूं मैं, आप माइनर मानोगे? हमेशा 21 लेके चलते हो, हमेशा 18 लेके चलते हो? कुछ नहीं कह रखा आपको, कुछ नहीं बोल रखा कि बच्चे के पेरेंट्स थे नहीं थे, कुछ नहीं बोल रखा। कौन सा लेके चलते हो? 18 लेके, 18 क्यों लेके चलते हो फिर? तो जनरल प्रोविजन है कि मैक्सिमम केसेस में आपको वही लेके चलना है, रिमेंबर, एक्सेप्ट आपको कंडीशन दी हो, रिमेंबर एक्सेप्ट आपको कंडीशन दी हो, ये पहले पढ़ चुके 21 साल कब लेते। तो ऐसे यहाँ बताओ मुझे, जनरल प्रोविजन कहता है भैया अगर जॉइंट ओनर है तो किसी एक को भी खवान वापस कर पाएगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को पूरा माना जाएगा। लेकिन अगर स्पेशल प्रोविजन मतलब क्या है, लेकिन अगर लिख के कह दिया भाई, क्या बोला, ये क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, अगर कोई स्पेशल केस डाल दिया उस सिचुएशन क्या होगा, जो स्पेशल केस हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका सामान वापस होगा। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेरी, मतलब जनरल प्रोविजन का एक्सेप्शन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी पार्ट, अपोजिट पार्ट किसको बोलते हैं। तो वही है, लिखा हुआ पढ़ना ध्यान से, पढ़ना क्या कर रहा है। तो पहला प्रोविजन आया, बोलो भैया बोलो क्या कर रहा है, इफ सेवरल जॉइंट ओनर, मतलब एक से ज्यादा जॉइंट ओनर है, bail the goods, the bailey has the right to deliver them to any one of the joint owner। तो बेली भैया किसी भी एक को कर सकता है, एनी वन मतलब किसी एक को कर सकता है, हमें पढ़ी थी समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है अनलेस देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंट्री। कंट्री का मीनिंग क्या है बेटा, इसी का मतलब है एक्सेप्ट। अगर कोई और कंडीशन आ गई तो क्या करो, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली अगर मान लो कोई कंडीशन मेंशन थी कि 2 को करोगे या 3 को करना पड़ेगा, तो वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट पूरा माना जाएगा, अदरवाइज माना नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होता है, कॉन्ट्रेरी बोल दूं, एक्सेप्शन बोल दूं, या इसी को बोलता हूं अनलेस मेंशन, ये वर्ड इसी का। तो एक लाइन में 2 प्रोविजन, आगे बढ़ू। अब आता है आगे पार्ट को लेकर, एग्जांपल चाहो पढ़ सकते हो तो दिखा दो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। अरे एबीसी 3 लोग थे, जॉइंट ओनर थे के ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कंबाइंड, रिमेंबर खेती बाड़ी जो है खेती, ठीक है, कह रहा खेती वगैरह की बात कर रहे हैं हम, कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट के लिए, ठीक है, फसल, किसी फसल की बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर फसल है उसके एक से ज्यादा ओनर है, मालिक है। लेट्स सपोज मैंने बोला घास फूस थी, खेती हो रही थी, तो इसके मालिक 3 है एबीसी। आगे कह रहा है डिलीवर इट टू ऑन हायर टू डी, इन्होंने डी को दिया था, तो बताना मुझे डी कौन है बेटा, डी कौन कहलाएगा, डी कहलाएगा सर बेली।
डी कौन था? बेली। इन तीनों ने डी को दे दिया, ठीक है, किसको? 1 महीने के, 1 मंथ फॉर 1 मंथ। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, 1 महीना पूरा हो गया, अब डी ने मे रिटर्न द कंबाइन, जो कमान था पूरा हार्वेस्टिंग का पार्ट था, एनी वन ऑफ द पॉइंट प्रोमिनेंट नंबर, मान लो डी ने ए को वापस कर दिया। जवाब दो बेटा, क्या यहाँ पर माना जाएगा कि ए को वापस कर दिया एबीसी, क्या उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया? आंसर इज यस। उसके पास अधिकार दिया लो ने कि वो अगर जॉइंट होने वाला पार्ट है तो जनरली केसेस में किसी को भी देके अपने कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नंबर 1, ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे आता हूँ, नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। बोला भैया दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, बोला क्या कह रहा सुनो। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू बेली बेलर विदाउट टाइटल है, ये क्या मतलब हुआ? कि बेलर विदाउट टाइटल का मतलब क्या होता है भाई लोगों? बताओ। फर्स्ट राइट क्लियर हो गया, अब आगे पार्ट पे बताओ मुझे। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, बेलर विदाउट टाइटल, राइट नंबर 2, बेलर विदाउट टाइटल। क्या यहाँ पर टाइटल का मतलब मैं कुछ और समझूं या वही समझूं जो हम पढ़ते आए से पहले? वही समझोगे कि जब भी टाइटल, प्रॉपर्टी, ओनरशिप जैसे वर्ड गुड्स के साथ लगाए जाते हैं तो हम अपने सेल और गुड्स एक्ट वाले पार्ट का ही डेफिनेशन लेके चलते हैं। गुड्स का मीनिंग वहीं पे डिफाइन किया हुआ है, कॉमन सी बात समझना। एनी काइंड ऑफ मूवेबल आइटम्स, रिमेंबर हमने डे 1 से सीख लिया, पेमेंट में गुड्स की अगर बात हो रही है तो गुड्स कौन सी है? वो गुड्स मूवेबल नेचर की। तो बताओ मुझे, एक बात बताना मुझे, बेलर विदाउट टाइटल को गुड डिलीवर करना, सामान वापस करना, का मतलब क्या है? टाइटल मतलब हुआ ओनरशिप, समझना, सुनना समझा, मैं अपने आप दूंगा बेटा। टाइटल मतलब हुआ ओनरशिप, बेलर कौन है? जिसने सामान दिया था। तो जवाब दो, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहां पर एक पर्सन है जिसका नाम है चुन्नू, है चुन्नू। चुन्नू ने एक बाइक डिलीवर की थी मुन्नू को ना, चुन्नू ने एक बाइक डिलीवर की थी मुन्नू को कि ले भैया बाइक ले जा, रेंट पे दे रहा हूँ, रेंट पे बाइक दे रहा हूँ, किसमें? ऑन रेंट, बाइक ऑन रेंट। रेंट कितना? 2,000 रुपए पर डे, 2,000 रुपए लूंगा एक दिन के हिसाब से, ठीक है। और कितने दिन के लिए दी थी? बोला फॉर 7 डेज। ये बना पूरा क्वेश्चन हमारा। 7 दिन के लिए 2,000 पर डे के हिसाब से चुन्नू ने मुन्नू को बाइक रेंट पे दी थी। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या मीनिंग बनेगा? एज पर, कौन हुआ? मुन्नू हुआ बेली, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी क्वेश्चन आएगा। मुन्नू हुआ बेली, चुन्नू हुआ बेलर। लेकिन बाद में पता चला, समझ में आया कि एक्चुअली जो बाइक दी गई ना, बाइक नहीं थी, वो बाइक तो बेटा किसी और व्यक्ति की, बाइक तो बेटा किसकी थी? वो बाइक तो थी रंगबाज की। हम भी कैसे कैसे निकाल रहे हो सर आप? ये बाइक थी रंगीला की, एग्जांपल रंगीला की थी। बाइक का ओनर कौन है भाई? रंगीला। ये कौन था फिर? चुन्नू। चुन्नू था बेटा मैकेनिक। मजेदार चीज, चुन्नू था मैकेनिक, चुन्नू था उसका केयर टेकर, एग्जाम्पल के लिए। जवाब दो मुझे, चुन्नू मैकेनिक है, केयर टेकर है, बट मुझे बताओ चुन्नू ने रेंट पे दी बाइक, किसको दी? मुन्नू को दिया। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट क्या बना भाई? चुन्नू कौन है? बेलर। कौन है? बेली। इनकी बात छोड़ दो, इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन है कि क्या उस बाइक का मालिक चुन्नू था क्या? बताओ बताओ, अगर नहीं बिकता मैं बता रहा हूं मुझे, क्या उस बाइक का मालिक चुन्नू था क्या? ओनर तो कौन है? रंगीला है ओनर तो जवाब दो मुझे, बेशक बेलर के पास में टाइटल हो या ना हो। सुनना ध्यान से बात, यार 2 बातें सिखाऊंगा, बड़ी प्यारी बात सीखोगी। पहला प्रश्न मेरा बनता है कि बताइए बेटा, अगर यहां पर इस सिचुएशन के अंदर, इस केस नंबर 1 पूछता हूं, केस नंबर 1 बताओ मुझे, इस कंडीशन के अंदर यहां पर अगर बेलर के पास में टाइटल नहीं है, बेलर के पास ओनरशिप नहीं थी, तो आप एज ए बेली गुड्स किसको लौटाओगे? बताओ, आप एज ए बेली गुड्स किसको रिटर्न करोगे? जनरल प्रोविजन क्या बनता है? बताओ, क्या वो लिखता हूं, लिखो बताओ। तो इन केस where baler is not having the title, case where baler is not having the title, अगर बेलर के पास में ओनरशिप नहीं है, टाइटल ऑफ गुड्स, तो ऐसे केस में बेली किसको सामान लौटाएगा? रंगीला को देगा या क्या चुन्नू को ही देगा? बताओ, रिप्लाई कैस करो, आइडिया लगाओ, तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए क्या रंगीला को देगा? नो। जब कॉन्ट्रैक्ट रंगीला से बना ही नहीं तो नॉर्मल लोग क्या कहता है? तो कहता है ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर जिसने आपको सामान दिया आप उसी को वापस करो। अब टाइटल उसके पास था या नहीं था, इसमें क्या बोल रहा है सर? बेलर कौन बेटा? बेली, सॉरी, बेली शुड रिटर्न द गुड्स, लिख लो इस बात को, बेली शुड रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ओनली।
दी बेलर ओनली। नॉर्मल केस क्या कहता है, नॉर्मल मतलब जनरल प्रोविजन क्या कहता है कि बेलर को ही सामान वापस किया जाएगा। क्या पहला प्रोविजन, केस नंबर 1। बोलो क्लियर हुआ। अब मैं लिखता हूं केस नंबर 2 जो आगे भी आने वाला है। बताओ बेटा केस नंबर 2 पूछता हूं यहीं पे। अगर मैं कहता हूं कि चुन्नू ने मुन्नू को, मतलब बेलर ने बेली को बाइक दी थी रेंट के ऊपर, अमाउंट मेंशन थी पूरी कॉन्ट्रैक्ट की पता, लेकिन पता चला बेली को बाद में, जब बेली के पास में, सुनने क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुनना, जब बेली के पास गुड्स थी, पोजीशन में गुड्स थी, तो सामान उसके पास था, उस वक्त पर रंगीला ने एक दिन इसको अपने रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगीला ने सीधा पकड़ा किसको, मुन्नू को पकड़ा और बोला भाई ये बाइक तो मेरी है। क्या बोला, ये बाइक तो मेरी है। अब बताओ मुझे, अगर मुन्नू को ये नहीं पता था कि बाइक रंगीला की है, और बाइक रंगीला की, और रंगीला कह रहा है भैया मेरी बाइक तो चोरी हो गई थी, रंगीला कह रहा है मेरी बाइक तो चोरी हो गई थी, तो बाइक कहां से मिली, चोर हो, चोर हो। बोला नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूं, मेरे को तो बाइक मिली, इससे बाइक ली है मैंने। कुछ की बताओ यार, ऐसे केस के अंदर यहाँ पर मेन ओनर, रियल ओनर होने का दावा किया जाए किसी थर्ड पार्टी की तरफ, कोई थर्ड पार्टी कह रहा है भैया मेरा सामान है, तो यहाँ पर बेसिक राइट क्या बनते हैं, उस केस में भी सामान चुन्नू को देगा, यहाँ पर कोई और राइट बनता है, गेस करो। या ऐसी कंडीशन में थर्ड पार्टी आके बोलता है सामान तो मेरा है भाई, मोबाइल फोन तो मेरा है, ये बाइक तो मेरी है, गाड़ी तो मेरी है, सामान तो मेरा है, और तुमने लिया किसी और से था, किसी और ने तुम्हें रेंट पे दे रखा है, हायरिंग के दे रखा है। ऐसे केस में मुझे सोच के बताओ, यहाँ पर तुम किसको एज ए बेली, तुम किसको सामान लौटाओगे, या फिर तुम कोर्ट में अपील करोगे रियल टाइटल निकालने के लिए। क्या तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम्हारा राइट बनता है कि तुम इंफॉर्मेशन दो कोर्ट को रियल ओनर ढूंढने के लिए, या चुपचाप दे दोगे सामान। तो दो बातें निकलती। तो कहता है नॉर्मल केसेस के अंदर अगर आपसे कोई थर्ड पर्सन डिमांड कर रहा है, वो आपसे छीनने की बातें कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या कह रहा हूं, लिखता हूं पार्ट को, क्या बोलूंगा सर, केस नंबर 2 क्या बनता है, वेयर ए थर्ड पार्टी, जहां पर थर्ड पार्टी क्लेम टू बी ओनर, क्लेम टू बी द रियल ओनर, कोई रियल ओनर होने का दावा करता है, मैं हूं सामान का मालिक, तो कहता भैया बेशक तुम्हें सामान बेलर को ही देना है, लेकिन आप पहले हमें इंटीमेट करोगे। क्या बोलोगे, यू हैव ए राइट, आप राइट, क्या राइट है, राइट टू सबमिट द डिस्प्यूट, राइट टू सबमिट द डिस्प्यूट, इस झगड़े को सबमिट करोगे कहां पे, टू द कोर्ट, और कोर्ट पे छोड़ दोगे, कोर्ट ही डिसाइड करेगा सामान किसका। तो ये बन गया कौन सा, राइट नंबर 2, याद रखना। तो क्लियर हुआ, आइडिया मिल गया प्रॉपर। फर्स्ट केस में इसी को दोगे, सेकंड में आप इंटीमेट करोगे कोर्ट को, देना बेशक उसी को है, आप डायरेक्टली नहीं कि कोई मांगने आए दे दोगे उसको उठा के, ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास अधिकार है, आप जाओगे अपने, जब तक ये फाइनलाइज नहीं होगा कोर्ट ने है, तब तक वो सामान आपके पास ही रहेगा, ध्यान रखना। सेशन आप चेंज नहीं करोगे, आप कहोगे भैया रुक जाओ, ना मैं तेरे को दूं ना मैं तेरे को दूं, पहले कोर्ट के पास जाऊंगा, ऐड करूंगा। रिमेंबर, क्लियर हो गया, डन है गाइस, यही पार्ट है, यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो तो नेक्स्ट क्या बनना पड़ रहा, तेरा राइट टू डिलीवर द गुड्स टू द बेलर विदाउट टाइटल, क्या पढ़ना, द बेलर हैज नो टाइटल, बेलर के पास कोई भी, तो क्या कहता पढ़ना, then the bailey is in good faith delivers back to the बेलर एज per direction of the बेलर। मतलब क्या बोलेगा, ऐसे केस में जहां पर गुड टाइटल नहीं था, तो भी क्या बोला, भाई आपको सामान तो उसने दिया था ना, जिसने दिया, भाई गुड फेथ क्या कहता है, जिसने दिया उसको दूंगा। तो अगर टाइटल उसके पास नहीं, टाइटल किसी के पास भी हो, पहला केस तो कहता है भैया आप उसी को सामान वापस करोगे। नंबर, ऐसे केस में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, किसके केस में, ओनर के लिए, ओनर मतलब रियल ओनर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, रियल ओनर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो ऐसे केस के अंदर। एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल समझो, टर्म मार रहा हूं, प्रैक्टिकल। अब जानते हो बेटा, जब मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि जूम कार वाले, माई चॉइस वाले, इन सब गाड़ियां लेके आते हो, पता क्या करते हैं, सारी गाड़ियां इनकी खुद की नहीं होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी गाड़ियां इनकी खुद की नहीं होती हैं। बड़ा ही इजी पार्ट पूछ रहा हूँ, एकदम समझ में आएगा, डायरेक्टली क्लिक का गारंटी है मेरी। सारी गाड़ी इनकी होती है क्या, सारी गाड़ियां इनकी नहीं होती। क्या होता है बेसिकली कि किसी के घर में गाड़ी खड़ी है, उसने अपनी गाड़ी कंपनी को दे दी यूज करने के लिए, भाई काम करो इस गाड़ी को यूज करके हमें मंथ पेमेंट दे दो। रियल ओनर कोई और है, कुछ गाड़ियों का रियल ओनर कोई और है, उसे बेल कर रहा है कोई और दिया जा रहा है किसी और, तो क्या
अब मुझे बताओ, अगर मैंने किसी जूम कार से या माई चॉइस rentalcar.com मैंने कोई गाड़ी ली थी बेलमेंट के थ्रू, तो मेरा पहला अधिकार क्या बनता है? बेशक मुझे पता है कि उसका रियल ओनर जूम कार नहीं है, कोई और है, मैं सामान किसको वापस करूंगा भाई? अगर मैं उससे लेके आया हूं तो, अगर मैं झूम कार वालों से लेके आया था तो किसको वापस करूंगा? कॉमन आंसर है, तो आप उसी को वापस करोगे जिससे आपने लिया। इसलिए क्यों? क्योंकि आपके बीच में गुड फेथ है, उसने आपको डिलीवर किया, आप उसी को वापस करोगे। केस नंबर वन। बट दूसरा मैंने आपसे क्या पूछा कि आप बताओ, केस नंबर टू, कि राइट टू अप्लाई मैं कोर्ट में कब अप्लाई करूंगा? राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड टाइटल। टाइटल अगर मुझे पता चला कि टाइटल उसका नहीं था, नॉर्मल केस में क्या है कि अगर थर्ड पार्टी का सामान था, मैंने किसी और से लिया है और थर्ड पार्टी मेरे पास नहीं आई है, बट अगर थर्ड पार्टी आपके पास पहुंच गई तो रियल ओनर आके बोलता है भैया सामान आया का तेरे पास में, मैंने तो किसी को दिया नहीं, चोरी का है, तब क्या करोगे? थर्ड प्रोविजन क्या है पढ़ना? बेली का राइट क्या बनता है? इफ द गुड्स बेल्ड आर क्लेम बाय द पर्सन अदर देन द बेलर, अगर बेलर के अलावा कोई और व्यक्ति आपसे मांगता है, the bailey may apply to the court stop its delivery and decide the title of goods। ऐसे केस में बेटा बेली का अधिकार है, बेली के पास ये राइट है, तो गुड्स को अपने पास ही रखेगा और कोर्ट में अप्लाई करेगा पता करने के लिए कौन है उसका रियल ओनर, कौन है उसका रियल ओनर। याद रहेगी। ऐसा एग्जांपल यहां भी मैं दिया, मैंने तो मैंने दो बातें आपको लिखवाई, वो दो बातें यही है, एक और दो दिखाता हूँ। दो प्रोविजन लिखे ना, फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन, बेटा यही लिखे मैंने, 1 और 2, तो क्लियर है। अब दिखाता हूँ, देखो पढ़ना क्या कह रहा है। एग्जांपल देखना कह रहा है, एग्जांपल में कह रहा है बेटा, दीपिका ए डीलर इन टीवी, डीलर कौन है? दीपिका टीवी डीलर है, डिलीवर्ड ए टीवी टू रिया, दीपिका ने रिया को एक टीवी डिलीवर किया फॉर यूजिंग इन समर वेकेशन, मतलब है यूज करने के लिए। देखो एक चीज समझ लो, यूज करने के लिए, रेंट पे, ये क्या है? बेलमेंट है। कह रहा आगे, सब्सिक्वेंटली बाद में श्रद्धा, जो श्रद्धा थी एक पर्सन और थी श्रद्धा, तीन नाम आ गए, दीपिका श्रद्धा रिया। तो यहाँ पे देखो दीपिका ने दिया, दीपिका कौन कहलाएगी? दीपिका कहलाएगी कौन? बेलर। दीपिका ने दिया, किसको दिया? रिया। रिया कौन है बेटा? बेली। रिया कौन है? बेली। दे दिया भैया यूज करने के लिए। बाद में श्रद्धा क्लेम करती है कि ये टीवी तो उसका है, क्योंकि उसने टीवी रिपेयर करने के लिए दिया दीपिका को, मतलब दीपिका की शॉप पे रिपेयर करने दिया, दीपिका ने रिया को दे दिया रेंट के ऊपर। अब कह रहा है एंड रिया शुड डिलीवर इट पर, और कह रही है यार, श्रद्धा कह रही है, कौन कह रही है? श्रद्धा कह रही है रिया कि मेरा है टीवी, मुझे वापस करो, मैंने दीपिका को सिर्फ रिपेयर करने के लिए दिया था। अब सोचो यार, रियल ओनर कौन है? श्रद्धा कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा क्लेम कर रही है, क्लेम टू बी द रियल ओनर, थर्ड पार्टी। बेलर और बेली के अलावा जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर, वो थर्ड पार्टी कहलाएंगे, ध्यान रखना। अब रियल ओनर भी कौन है यहाँ पे? थर्ड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा पड़ रहा है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। सोच के बताओ, श्रद्धा कह रही है टीवी वापस कर मेरा, किसको देगी बेटा वो टीवी? किसको देगी? तो नॉर्मल केस होता, अगर श्रद्धा क्लेम नहीं करती तो टीवी किसको मिलता? दीपिका को वापस मिलता। बट यहाँ लोग कहता है कि अगर कोई पर्सन आपसे क्लेम करता है कि सामान उसका है, इन दिस केस रिया में अप्लाई टू द कोर्ट, क्या तुम्हारा राइट है, डायरेक्टली कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, मतलब टाइटल किसका है पता लगाने के लिए कोर्ट के पास जा सकते हो, टीवी किसको मिलेगा किसको नहीं, और कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि रियल ओनर कौन है और किसको सामान दिया जाएगा, इन दैट सेट। तो सेम कहानी किसकी है? पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में कहता किसी को भी दे सकते हो हमारे पास में, इसके लिए उसको देके आओगे, सिंपल है ना। यहाँ किसको बोला? यहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा अगर रियल ओनर आपके पास पहुंच जाता है तो। समझ में आ गया? ये पार्ट था कौन सा? प्रोविजन, है ना। आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। अगला राइट क्या है? ये राइट आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, बस लिख दिया मैंने। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन। मेरे दो क्वेश्चन बनते हैं, पूछता आप लोगों से, क्लियर हो गया? आ जाओ। 2 और 3 दिनों इसमें खत्म हो गया, फोर्थ पे आ रहा हूँ, ठीक है। कौन सा था? 2 था, 2 एंड नंबर 3। अब मैं 4 पे आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ। बताओ बेटा, ये राइट ऑफ लीन क्या होता है यारो? सोचना, रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना बेटा। राइट ऑफ लीन, ये शब्द आपने पहले भी सुना, लीन है सर। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मीनिंग होता है रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स। अगर आप किसी सामान की कंट्रोल को, पोजीशन को अपने पास रख सकते हो, रख पाते हो, तो लीन कहा जाता है। रिमेंबर, मतलब आई कैन यूज द वर्ड लीन। मींस क्या होता है? लीन मतलब राइट टू रिटेन, राइट टू रिटेन। द वर्ड रिटेन इज मींस लीन, तो लीन बोलते हैं। राइट टू रिटेन दी पोजेशन ऑफ गुड्स, किसी गुड्स की पोजीशन मतलब कंट्रोल को अपने पास रखना, इसको लीन कहलाता है।
तो लोग कहते हैं भैया बेलर के पास में दो तरह के राइट दिए गए हैं, सॉरी बेली के पास दो राइट होते हैं। बेली के पास एक अधिकार राइट कौन सा है? पर्टिकुलर लीन। द फर्स्ट राइट इज पर्टिकुलर लीन। बेली पर्टिकुलर लीन रख सकता है, नंबर टू। दूसरा है जनरल लीन। कौन सा है? जनरल लीन। दोनों में डिफरेंस क्या है यारो? मेन क्वेश्चन तो ये बनता है कि राइट ऑफ लीन तो है, बेली सामान को रख पाएगा, बट नंबर टू बनता है कौन सा जनरल कौन सा है आपका पर्टिकुलर। अब मैं दो आंसर दूंगा, दोनों बात दो बातों के अंदर ही तुम्हारा ये पूरा पार्ट माइंड में बैठ जाएगा। जवाब दो बेटा। अगर जो सामान बेली को दिया गया था, गुड्स बेली को दी गई थी, उस गुड्स के ऊपर बेली ने अपने कुछ एक्स्ट्रा खर्चे लगाए थे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किए थे, लेबर लगाया, कोई स्किल लगाया उसे मेंटेन करने में, उसे प्रॉपर रखने में, तो उस केस में जो खर्चा बेली की तरफ से हुआ, आप पढ़ चुके हो कि वो पैसा बेली बेलर से मांग सकता है। जाना था, पढ़ा था इस बात में? हाँ सर पढ़ा था। बेली वो पैसा डिमांड कर सकता है बेलर से, अब जानते हैं। तो अगर वो पैसा नहीं दिया तो, मैं रिपीट कर रहा हूं, बताना मुझे। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, बोलूंगा केस ऑफ एनी एक्सपेंसेस, कोई खर्चा आपने किया, कोई स्किल आपने यूज किया, रिमेंबर किसके ऊपर? ऑन द गुड। कोई लेबर आपने यूज किया, अपना एक्स्ट्रा काम किया उसके ऊपर ठीक रखने में, उसको मेहनत लग गई आपकी, तो कोई एक्सपेंसेस स्किल लेबर आपने गुड्स के ऊपर लगाया। तो अगर मान लो इन केस आपका बेलर आपको पे ना कर दे, इफ बेलर डिनाइज टू पे, इफ बेलर, अगर बेलर बाद में डिनाई कर दे, डिनाइड टू पे, मना कर दे, पे सच एक्सपेंसेस, पे सच एक्सपेंसेस फॉर लेबर एंड स्किल। जवाब दो बेटा, ऐसे केस में क्या आप उस सामान को वापस कर दोगे? कोई बात नहीं, नहीं दिया खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ले जा, ऐसा? या फिर तुम्हारे पास ये लोन ने अधिकार दिया है, तुम जब तक तुम्हारा खर्चा नहीं मिलेगा, तुम्हारी लेबर नहीं मिलेगी, तुम उस गुड्स को अपने पास रख सकते हो? क्या लगता है? क्या लगता है? गेस करो, क्या लगता है सर? इसका आंसर क्या आना चाहिए? सर रख सकते, याद रखना। अगर आपका खर्चा ना दिया जाए, आपके खर्चे पे ना किए जाए, तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, अगर लॉस को कंपनसेट नहीं करेगा बेलर, यू आर हैविंग अ राइट, एंड दैट राइट इज कॉल्ड पर्टिकुलर लीन। आप उसकी गेन कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो, तब तक अपने पास में, तब तक वो आपका पैसा ना दे दे। मतलब क्या लिखूंगा? द बेली इज हैविंग द राइट टू गुड्स अंटिल द बेलर पेज दिस सच एक्सपेंसेस और लेबर। याद रहेगी। फिर इसे बोलते हैं पर्टिकुलर लीन, खर्चे ना मिले तब। नंबर वन। नंबर टू क्या है? नंबर टू है बेटा जनरल लीन। फिर ये क्या होता है? गाइस केस नंबर टू पूछता हूँ, रिप्लाई करना, ठीक है? केस नंबर टू कहता हूँ, सोचो बेटा, ये बात तो थी भैया कि बेली के पास बेली ने खर्चा किया उसका, बट अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल केसेस में किसी, आपने किसी ऐसी सर्विस को यूज किया, एग्जांपल दूं, मेरा कोई सामान था घर में पड़ा हुआ, खराब हो रहा था, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर सामान मेंटेन करने का सामान जगह नहीं थी, मेरे पास में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपनी गुड्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहा था। मुझे इसके लिए स्पेसिफिक एक स्पेशल गोडाउन की रिक्वायरमेंट थी। गोडाउन मेरा है नहीं, तो मैं किसी गोडाउन वाले के पास गया और मैंने बोला भैया ये सामान है मेरे पास में जो कि आप अपने पास मेंटेन गोडाउन के अंदर। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने भी किसी पर्सन को अपनी गुड्स को डिलीवर किया एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, रखने के लिए, ताकि सेफ रहे। तो यहाँ मैं कौन? मैं हूँ बेलर। किसको दिया वो कौन है भाई? वो है बेली। बताओ ना, का गोडाउन जिसको दे रहा हूँ वो कौन है? बेली है। तो गोडाउन फ्री में रखते हैं क्या? वहां पर खर्चा लगता है उसका। तो फीस, जो चार्जेस पहले डिसाइड किए गए, अगर वो नहीं दिए तो वो ये क्या था? दीज आर फॉर एडिशनल चार्जेस। समझते क्या बोल रहा हूँ? ये किसके लिए था? ये तो हुआ भैया कौन से? फॉर एडिशनल चार्जेस, और एक्स्ट्रा चार्जेस। तो एक्स्ट्रा चार्ज की बात थी। ये क्या था? ये था फॉर द अमाउंट। कौन सी थी? फॉर द अमाउंट, उस अमाउंट के लिए, फॉर द अमाउंट कौन सी? स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड था ना, पैसा लोगे, चाहे पैकिंग की बात थी, गोडाउन चार्जेस की बात थी, रिमेंबर पार्किंग की बात थी। सोचो ना एग्जांपल के लिए, एग्जांपल मुझे बताओ, मैं अपनी गाड़ी किसी के यहाँ रख के आ गया, गाड़ी संभाल के रखना, पार्किंग में लेके आ गया,
देखभाल रखने के लिए, तो पार्किंग चार्ज दूंगा नहीं दूंगा मैं। तो अगर मेन प्राइस के लिए कोई देने से मना कर दे, मेन प्राइस पे करने से बेलर मना कर दे बेटा, तो वहां जो लीन लगता है, दैट मीन्स वहां जो राइट बेली को दिया गया उसे जनरली क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो उसके लिए पर्टिकुलर लीन। दोनों केस में इसमें भी राइट बनता है। दूसरा क्या बोला, ना दे इस अमाउंट के लिए क्या बोलेंगे, सर द बेली इज हैविंग, लिखूंगा द बेली इज हैविंग द राइट, द बेली इज having the right to having the right to retain the possession of goods, right to retain the to retain the possession of goods। बोलो बेटा बोलो, क्या समझ में आए पार्ट, कि यहाँ पर वो उस गुड्स की पोजीशन को अपने पास रख पाएगा, कि भैया मेन आइटम वही था, मेन चीज वही थी, इसके लिए किया। तो ये राइट किसका है बेटा, बेली का राइट है। तो पर्टिकुलर राइट का मतलब क्या होता है और जनरल का मीनिंग क्या होता है। एडिशनल का खर्चे के लिए किया तो लीन देने से मना किया तो पर्टिकुलर लीन, मेन प्राइस देने से मना किया जनरल लीन। आगे आते हैं, चलो बताओ डन है। अब पढ़ना क्या कर, सुनो 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 भाई लोगों, सुनो। तो लाइट ऑफ लीन में कौन से दो पार्ट पढ़ते हैं, पहला पढ़ना क्या कह रहा सर, वही पार्ट जो मैंने लिखवाया आपको, द बेरी हैज द राइट टू एक्सरसाइज लीन, या मैंने रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स, आई कैन यूज द वर्ड रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स, आई कैन यूज और रिटेन द गुड्स, और रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की पोजेशन को रिटेन कर सकता है। पोजेशन ऑफ गुड्स कब तक बेटा, अंटिल जब तक ही हैज लॉफुल चार्जेस आर पेड टू हिम, जो लॉफुल चार्ज बनते हैं वो पे ना हो जाए उसके, रिमेंबर। तो पार्ट नंबर 1 क्या बनता पढ़ना, पर्टिकुलर लीन में क्या है बेटा पढ़ना, मेरा पर्टिकुलर लीन किसे कहता है, जहां पर बेली, जहां वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डिंग विद द पर्पस ऑफ बेलमेंट रेंडर्ड एनी सर्विसेज, रेंडर प्रोवाइड की थी, रेंडर मीनिंग प्रोवाइड किया था, जहां पर बेली ने कोई सर्विस प्रोवाइड की थी इन्वॉल्विंग एन एक्सरसाइज ऑफ लेबर एंड स्किल, एक्स्ट्रा लेबर या एक्स्ट्रा स्किल के पार्ट में रूप, जो सामान दिया है उसके ऊपर, तो ही हैज इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ भैया एक्स्ट्रा खर्चा के हम वो वाला पार्ट है नहीं देंगे, भाई खर्चा किया ना उसने, एक्स्ट्रा लेबर दिया ना उसने, आपके पास ये राइट दिया है कि आप गुड्स को अंटिल तब डेली, तब तक उसके बदले, उस सर्विस के बदले रेम्यूनरेशन ना मिल जाए। ऑलवेज रिमेंबर आई कैन गिव द वर्ड फॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंस, और एक्स्ट्रा या एडिशनल एक्सपेंसेस, स्किल या लेबर, इसके लिए जो आपके पास अधिकार है वह राइट ऑफ, कौन सा राइट ऑफ, पर्टिकुलर गुड्स के एक्स्ट्रा पास नहीं दे, मना कर रहा है, आप गुड्स पास में लो भी आपका साथ देगा, ध्यान रखना आपसे अधिकार नहीं है। आ गया हूं, नेक्स्ट पे आता हूं, कौन सा था, जनरल लीन क्या होता है, क्या होता पढ़ लो। जनरल लीन का मतलब क्या है, नॉर्मल की जगह बोला जिस पार्ट मेन काम के लिए, सिंपल जनरल टाइप ऑफ लीन यूज बाय द लीन होल्डर, लीन होल्डर मतलब कौन है, जिसके पास सामान रखा हुआ था उसके पास ही, टू रिटेन एनी डेटर गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द लीन होल्डर अंटिल, क्या बोल रहा है ये पढ़ना, अंटिल एनी डेट ड्यू हैज बीन पेड, जब तक भैया कोई भी अमाउंट, मेन अमाउंट, दैट मतलब तक आपका मेन अमाउंट पे नहीं किया जा रहा जो आपको देना था बीइंग ए पर्सन, चाहे वो बात थी कि चाहे इंश्योरेंस ब्रोकर की बात हो, पैकर्स की बात हो, स्टॉक ब्रोकर की बात हो, बैंकर की बात हो, या गोडाउन की बात हो, रिमेंबर यू कैन यूज वर्ड वेयर हाउस कीपर की बात हो, तो ये कौन से केसेस हैं, तो ऐसे केस में आपके पास जनरली बनता है प्रॉपर्टी गुड्स, सिंपल सी रखना, उस केस में आप वो सामने वाला पर्सन आपकी गुड्स को रिटेन रख सकता है। अगर मैं गोडाउन चार्जेस नहीं पे, इंश्योरेंस के चार्जेस पे नहीं कर रहा, भाई ब्रोकर की बात है, अलग अलग केसेस है, ब्रोकर, पैकेजिंग, इस काम के लिए आपने किसी को सामान दिया, कोई पैसा नहीं दे रहे आप, क्या बोलोगे, एग्जाम्पल मुझे बताओ, एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल तो एक रियल एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैंने बोला कि मेरे को अपने स्टाफ के लिए बड़े हमारी मेहनती टीम है, हार्ड वर्किंग टीम के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आने थे, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन का टाइम था, मैं गिफ्ट लेके आता हूँ, ठीक है। तो मैंने गिफ्ट कहीं और से लिए और मैंने बोला यार गिफ्ट को पैकिंग करवानी है, हाँ। तो मैंने गिफ्ट को पैक करने के लिए अपनी बिल्डिंग के अंदर एक जो गिफ्ट पैक करने वाला पर्सन, उसको बोला भाई काम कर, कि इतने गिफ्ट्स हैं मेरे, इन सारे गिफ्ट को पैकिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, अच्छा फैब्रिक लगा दे, बढ़िया वाला काम कर दे। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, मैंने किसी पर्सन को वो सारे गिफ्ट दे दिए इसलिए क्योंकि वो पैकिंग करेगा, पैक करेगा, सुन ना क्वेश्चन पूछ, पैकिंग की बात कर रहा हूँ, याद हो आइडिया, सामान को पैक करेगा, तो यहाँ पर मैं कौन था, बेलर, वो कौन है, बेली, रट्टा नहीं मार, बी प्रैक्टिकल ना, वो कौन है, बेली। अब मुझे बताओ काम क्या है, वो गिफ्ट को पैक कर रहा है, रैप कर रहा है, प्रॉपर फ्लैट लगा रहा है, डिजाइन लगाए, कार्ड लगाएगा, ठीक है, सुनने
जवाब दो मुझे कि अगर जो उसका पैकिंग चार्जेस बनता है, क्या मैं वो पे करने से अगर मना कर दूं तो क्या उसके पास ये अधिकार है बेली कि मेरी गुड्स को अपने पास रख सकता है ना? अगर आपने जिस सामान को जिस पर्पज के लिए दिया उसके पास, आपने उसी के ऊपर उसका पैसा पे करने कर दिया, तो द पर्सन इज हैविंग द राइट टू रिटर्न पोजीशन ऑफ गुड और नॉट। आंसर इज यस। वही है कौन सा जनरल लिंक बनता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो जनरल का मतलब क्या, सामान्य लीन, सामान्य रिटेंशन। नंबर पर्टिकुलर का मतलब कहता है, देखो समझना, इस बात को मैं यही बोल सकता हूं कि पर्टिकुलर लीन को ही कहा जाता है स्पेशल लीन, बोलते हैं स्पेशल लीन, स्पेशल कंडीशन। नंबर ये कौन सी है, जनरल लीन, सामान्य कंडीशन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आता हूं गाइस। अगला बताओ, तुम पहले पढ़ चुके हो, राइट टू इंडेमनीफाई गाइस। राइट टू इंडेमनीफाई, क्या बेली को कंपनसेट किया जाएगा उसके खर्चों के लिए? आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। भाई अगर मान लो आपने कोई खर्चा किया, कोई लॉस आपको होता है, तो यू बेली इज हैविंग अ राइट टू क्लेम द बेनिफिट्स अमाउंट, उसे नुकसान हुआ। इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट करना, हम पहले पढ़ चुके, पहले आ चुका है, ड्यूटी में पार्ट पढ़ चुके हैं। तो बताओ मुझे, बेली शुड इंडेमनीफाई बाय द बेलर फॉर एनी लॉस इनकर्ड बाय हिम एनी रीजन। अगर बेली को कोई भी नुकसान होता है जो उसके पास सामान रखते हैं, तो इस केस में क्या है, बेलर को पैसा पे करना पड़ेगा और भैया सामान वापस लेना पड़ेगा डायरेक्शन के कोर्ट पर। ये हम नीचे पढ़ चुके हैं, कौन सा, बेलर हैज नो टाइटल ऑफ द गुड्स। अगर बेलर के पास ओनरशिप नहीं है तो आप जानते हो कि बेली उसी को वापस करेगा, किसी और को वापस नहीं करेगा। ऑलरेडी पहले आ चुका ऊपर, सेम प्रोविजन हमारा ऊपर भी आ चुका, इसे कट लगा लो यहाँ पे। ठीक है, बट ये पॉइंट कौन सा है, कोई लॉस हुआ तो उस केस में आप रिकवर, ये कौन सा है, वही है बेटा ये कि विदाउट टाइटल, बेलर विदाउट टाइटल, तो गुड्स उसी को वापस दी जाती है। चले आगे आता हूँ, नेक्स्ट बताओ मुझे, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन फॉल्टी गुड्स। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। बताओ ना मुझे, अगर बेलर ने बेली को कोई ऐसा सामान दिया जिसमें कोई डिफॉल्ट था, प्रॉब्लम थी, नुकसान हो सकता था। अगर भैया मुझे गाड़ी दी गई जिसके ब्रेक फेल थे, ब्रेक टाइम पे नहीं लगे, मैं ठुक गया, मेरे को लग गई, चोट आ गई, तो भैया उसकी गलती से मुझे नुकसान अगर होता, आप पहले पढ़ चुके हो, इट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर, याद करो, इट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर टू इन्फॉर्म, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स बिफोर डिलीवरिंग द गुड्स। एज यू नो दिस पॉइंट, याद है आप लोगों को? बेलर की ड्यूटी बनती है भाई कि वो बेली को बताए अगर सामान में कोई भी डिफॉल्ट है तो। टेल मी, सोच के देखो, अगर नहीं बताया तो, और उसको नुकसान हो गया तो उस केस में क्या, मतलब भैया सिंपल सी बात है, वहां पर बेली के पास ही राइट है कि क्या क्लेम कंपनसेट कर सकता है। बेली इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर ऑफ एनी लॉस कॉज टू हिम ड्यू टू द फेलियर ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज एनी फॉल्ट। अगर वो भैया क्लोज ना करे, कौन सा फैक्ट, जो उसको पता था, और कौन सा फॉल्ट जो उसको पता था, टू नो, अब इसको वो जानता था। याद है बात, आगे आते हैं, पढ़ने का लिखा हुआ ये पार्ट वही है, क्या कर रहा है, वही पॉइंट पहले पढ़ चुके। पेलमेंट इज फॉर हायर, अगर पेलमेंट हायर के लिए, पेलर ही लायबल हो कंपनसेट करने के लिए, चाहे उसको नॉलेज कहते हैं। आप अगर किसी को रेंट पे या हायरिंग पे कोई सामान दे रहे हो बेटा, तो आपको चाहे पता हो या ना पता हो, डिफॉल्ट के बारे में पहले पढ़ चुकी, सेम प्रोविजन कहाँ पे आ चुका, पहले प्रोविजन ड्यूटी वाले पार्ट के अंदर, ड्यूटी बनती है भैया, फॉल्ट है तो बताओ, और अगर नहीं पता और फॉल्ट हायरिंग के, रेंट पे सामान दे रहे हो, सामान तुमने दिया, मुझे थोड़ा क्या है, तो अगर रेंट पे सामान दे रहे हो, हायरिंग पे सामान दे रहे हो, तो यू शुड नो द डिफेक्ट्स, नॉट द डिफेक्ट्स। याद रहेगी बात है, नुकसान होगा आप क्लेम करोगे, मैं क्लेम नहीं करूंगा। गाइस आगे आता हूँ, अगला पार्ट आया, राइट टू क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। पढ़ चुके हो, भूले तो नहीं हो भैया, सिंपल सी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क के लिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर बेली को कोई भी ऐसा रिस्क होता है, लॉस होता है, क्योंकि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था, भाई लॉस तो लॉस ही है, अगर लॉस बेलर की वजह से हो रहा है, ऑलवेज रिमेंबर उस केस में भी क्या है, बेली इज रिक्वायर्ड टू इनकर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। अगर बेली ने कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा किया जैसे मैंने किया था गाड़ी के ऊपर, तो बताओ देन ही कैन होल्ड द बेलर लायबल फॉर सच एक्सपेंसेस। तो बेलर को लायबल कर सकते, याद करो, एग्जांपल दूं, मैंने इसके ऊपर गाड़ी के फास्ट टैग का एग्जांपल दिया, फास्ट टैग टोल टैक्स कटता है, कंपनी ने कहा था फास्ट टैग प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, फास्ट टैग में पूरा बैलेंस डाला हुआ है, बट जब मैं गाड़ी लेके निकला उसे बैलेंस नहीं था, आपने बताया भी था टोल टैक्स की, फास्ट टैक्स आज के दिन, आज के दिन आप गाड़ी लेके निकल, टोल टैक्स जो आपका, उस रोड टैक्स के ऊपर आपका फास्ट टैग से अमाउंट कटेगा। फास्ट टैग आपके पास में नहीं, आपने नहीं लगवा रखा है, उससे बैलेंस नहीं कटता, यू शुड पे द डबल अमाउंट, आपको डबल अमाउंट कैश में देनी पड़ेगी।
तो मैंने, कंपनी ने मुझे कहा था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ नुकसान मुझे तो आई कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम दी बेलर। याद रखना, मैं पैसा क्लेम कर पाऊंगा, उसे होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। याद रहेगा बेटा, डन है, आगे आते हैं। तो ये था गाइस हमारा राइट्स ऑफ बेलर बेली, हमारा सब पूरा हो चुका है। अब बचे हैं छोटे छोटे पार्ट जो ऑलरेडी आपके पिछले कंटेंट में cover हो चुके हैं। तो पढ़ते ही तुम्हें क्लियर होगा गारंटी इसके बारे में, पढ़ते समझ में आएगा, एक बार में समझ में आएगा, एक बार के अंदर। बस साथ साथ पढ़ते रहना मेरे पार्ट। तो इसको अलग से लिखने कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे प्रोविजन ऑलरेडी पहले आ चुके हैं हमारे, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर पढ़ते हैं, है ना। कह रहा टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलर और बेली के बीच में जो बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, वो किस दिन खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। याद करो, अगर बेलर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो, बेलर ने एग्जांपल रिमेंबर, बेली ने अनऑथराइज यूज किया तो, टाइम पे टाइम पूरा हो गया तो खत्म हो गया, पर्पस पूरा हो गया तो भी खत्म। याद है बातें, नहीं है बात थी भाई, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन, तो उस केस में क्या है, बेलमेंट टर्म, कॉमन सेंस है ना, आओ बात समझना। तो पहला पढ़ना कह रहा है, बहुत इजी पार्ट है, सुनना। कह रहा है व्हेन द पीरियड ऑफ पर्पस एक्स ओवर, बताना मुझे, अगर बेलमेंट का जो पीरियड था, जिस टाइम के लिए आपको सामान दिया गया, जो पर्पस था, वही पूरा हो गया, क्या बोलते बात, कैसे एक्सपायर होगा टाइम पीरियड, बस क्या होगा। टू क्या है, व्हेन द बेली मेक्स अनऑथराइज्ड यूज, बताओ, बेली को जो ऑथराइजेशन नहीं था उसने वो वाला काम किया, बेली अनऑथराइज्ड मतलब, तो अनऑथराइज्ड मतलब व्हिच इज नॉट स्टेटेड, द यूज व्हिच इज नॉट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट में लिखे हुए नहीं थे, डिसाइड नहीं थे, अगर ऐसे यूज किए जाएं, जवाब दो बेटा मुझे, अनऑथराइज है तो उस केस में भी क्या है बेटा, बोलेंगे बेलमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताओ मुझे, ये वही लिखा हुआ है, हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो, अनऑथराइज यूज नहीं करना, याद करो, ड्यूटी तो पहले पढ़ा था, अनऑथराइज यूज नहीं करेगा, और कर रहा है तो टर्मिनेट हो जाएगा। याद आई बात, आगे आता हूँ। नेक्स्ट इज व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड और बिकम इलीगल, बताओ, जो सामान या गुड्स तुमने दिया था वही नष्ट हो गया, जब पता है, जब सिंपल सी बात, जब भैया जो सामान था, जो गुड्स, वही जिंदगी में नहीं रही, वही डिस्ट्रॉय हो गई, तो किस बात का बेलमेंट, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा टर्मिनेट, इलीगल हो गया। तो सामान तुमने दिया था, अब उसे अपने पास रखना इलीगल पार्ट है हमारा, मतलब उसके लिए पनिशमेंट है इसके अंदर, मना किया गया जिसके पनिशमेंट है। एज यू नो, रिमेंबर ये पॉइंट कि इलीगल का मीनिंग कैसे क्या हो, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, करने से मना किया गया है, फॉरबिडन बाय लॉ, एंड ऑल्सो पनिशेबल, एंड ऑल्सो पनिशेबल अंडर द लॉ, के लिए पनिशमेंट भी हो। बताना बेटा मुझे, अब बताओ ना मुझे, देश में, मैं एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, किसी पर्सन ने अपने पास में बहुत सारी ड्रग्स ड्रग्स अपने घर में रखी हुई है। सोचो ये जब कानून आया था कि ड्रग्स को घर में नहीं रखना, ड्रग्स का पार्ट नहीं मेंटेन कर सकते, ड्रग्स यूज नहीं करनी, यदि प्रोविजन आने से पहले की अगर बात करूं, जब कभी कोई लॉ चेंज होता है देश के अंदर, ऐसा नहीं कर सकते आज के बाद, पनिशमेंट है उसके लिए, तो जिस दिन से ये चीज डिक्लेयर कर दी गई, ड्रग्स वाला पार्ट, कोई और सामान वाला पार्ट, जिसके बाद में बोला गया कि अगर मेंटेन कर रहे हो, रख रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो इसे इलीगल कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो जवाब दो, जिस दिन वो सामान ही इलीगल हो गया, या वो सामान illegal हो गया, या वो सामान डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, दोनों ही केस में देखो, या तो ये हो या ये हो, दोनों केस में कुछ चेक करो, जब जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वही नष्ट हो गया, तो वही इलीगल डिक्लेयर। जवाब दो बेटा, ऐसे केस के अंदर क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर भी कंटिन्यू रहेगा, आंसर इज नो, बेलमेंट विल बी टर्मिनेटेड, बेलमेंट खत्म। लेट्स सपोज याद करो, तो सामान एग्जांपल मान लो, मैं कहता हूं, तुमने अपनी हार्वेस्ट, तुमने अपनी कोई क्रॉप, कोई फसल मेरे पास रखी हुई थी, सुनना क्या बोल रहा हूं, तुम एक फार्मर हो, खेती बड़ी करते हो, फार्मर हो, तुमने अपना सामान मेरे पास में रखा हुआ था, और मैंने वो सामान, मैं कौन हूं, मैं वेयर हाउस कीपर, ठीक है, वेयर हाउस कीपर, मैंने गुड्स रखी हुई थी, लेकिन बाढ़ आ गई, बाढ़, फ्लड आ गई शहर में, तो वो सारा सामान बह गया, नष्ट हो गया। क्या आप, तुम्हारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट रह गया बेटा, एक्ट ऑफ गॉड, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या तुम्हारे मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट रह गया, टर्मिनेट हो, तो सिंपल सी बात है, जिस दिन से सामान ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, इन दैट केस, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये बोलते हैं इन केस ऑफ
इंस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट ऑल्सो भी टर्मिनेट। चलो आ गया, बेसिक पॉइंट था, आगे पहले पहले आ चुका पॉइंट। अब बताओ अगला है एट द विल ऑफ द बेलर, पढ़ ही चुके हो भाई। जिस दिन बेलर का मन किया, कब बेटा, कब की बात बोली है? अगर बेलर ने जो बेलमेंट किया वो किया था ग्रेशियस मोड में, मतलब डेलिबरेटली, जानबूझकर। आज कोई पर्सन तुम्हें अपनी मर्जी से सामान दे कि भाई इसको रख ले संभाल ले, ठीक है, रख ले संभाल ले, मैं तुझे इसको रखने के नाम के पैसे दूंगा, केयर टेकिंग के पार्ट पे बोल, केयर टेकिंग के लिए। तो बताओ ना, ऐसे पार्ट में जहां डेलिबरेटली बेलर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में किया है और जहां पर वो आपको एज ए केयर टेकर के रूप में देखता है, कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, क्या ऐसी कंडीशन है बेलर जिस दिन चाहे उस दिन आपसे वो सामान वापस ले सकते? आंसर इज ग्रेशियस पार्ट है भाई। लोग कहता है भैया जिस दिन बेलर का मन करे वो उस दिन ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, ये उसकी इच्छा है। वो आपको अपनी इच्छा बताएगा, विल बताएगा कि भैया मुझे नहीं करना, क्या बोलेगा, हाउएवर द टर्मिनेशन शुड नॉट कॉज एनी लॉस टू द बेल। याद करना, ग्रेशियस टर्मिनेशन कर रहे हो तब भी अगर बेली को कोई लॉस हो गया ना भाई, उसके लिए तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, बेलर के पास ये अधिकार है, वो किसी भी वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, लास्ट सामान वापस कर, रिमेंबर। बट अगर उससे आपको नुकसान हो रहा है तो लॉस, और टर्मिनेशन का अधिकार उसके पास दिया गया, लोन राइट दिया होता है। आगे बढ़ू, आगे आ जाओ। ये था कौन सा पार्ट हमारे पास बेटा, मैंने पढ़ लिया कौन सा पार्ट था। अगला बताओ मुझे, कह रहा भैया बेलर एंड बेली में से कोई भी मर गया है, ये क्या हो गया, है ना, मर गए। अब बताओ ना, बेली या बेलर कोई मर गया, जब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं रही, दोनों में से कोई भी मर गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होगा क्या भाई? सोच यार, बेलर बेली का कॉन्ट्रैक्ट था, दोनों में कोई लुढ़क गया रात रात मर गया, अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा टर्मिनेट? भाई क्योंकि हम जानते हैं केस ऑफ डेथ, डेथ वाले केस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है अगर आपके पास में 3% हो जाती है तब। ये था गाइस टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट, खुद चेक कर लो। एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं था जो तुम हमें नहीं पढ़ा हो पहले, सारे प्रोविजन ड्यूटी या राइट में पहले से आ चुके हैं हमारे, ठीक है। सेम नेक्स्ट हमारे पास में, अगर आपको राइट्स ऑफ बेली पता है ना, अभी पढ़े आप लोगों ने, तो आपको ये टॉपिक भी पहले से एडवांस खत्म हो गया, एडवांस में हो गया। हाँ देख लो कि हम एक बात लिखते, फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, आओ दिखाता हूँ, और इसके पास कौन कौन सा अधिकार है बेटा, आओ चलो। तो इस टॉपिक को लिख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज वेरी 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 वेरी, बड़ा ही प्यारा पार्ट लगता है मेरे को ये वाला। नाम है बेटा, लिखो फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स। अब बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें बोली हैं, अक्सर मुझे बताओ तुम्हारे मन में भी ख्याल आता है कि सर मैं रास्ते में जा रहा हूं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, अब रास्ते में जा रहे थे, तुम्हें कोई किसी का आईफोन मिल गया, अरे आईफोन 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, लेटेस्ट वाला आईफोन किसी का खो गया और तुम्हें मिल गया। अब बात समझना, दो बातें मेरी बड़ी प्यारी। लोग कहता है भाई पहली बात तो अगर रास्ते में तुम्हें कोई सामान मिल जाए तो उठाओ मत, क्या बोल रहे हो, तुम्हें कोई सामान मिला तुमने नजरअंदाज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है कोई। बट अगर तुमने उस सामान को उठा लिया तो तुम्हें एक नाम दिया जाएगा, लोग नाम है फाइंडर ऑफ, नाम है फाइंडर ऑफ। और जैसे तुम किसी सामान के फाइंडर बन जाते हो, फाउंडर बन जाते हो, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अगर सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, बट जैसे ही मैंने उस सामान को उठाया अपने पास में, अपनी क्या, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया बेटा विद द रियल ओनर, रियल ओनर के साथ में। सोच के देखो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं। क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तुमने देखा है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट था नहीं बट बना दिया लोगों ने, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एक पॉइंट भी पढ़ते हो, पहले से पढ़ाया था मैंने आपको, फाइंडर ऑफ गुड्स वाला प्रोविजन वहां पे आता था हमारे। अब यहाँ पर वही टॉपिक है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यूटी क्या होती है। अब सुनो बात ध्यान से, तो लोग कहता है भैया द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स इज सेम एज लाइक द ड्यूटी ऑफ द बेली, राइट्स और ड्यूटी फाइंडर ऑफ गुड्स की सेम बनती हैं जो बेली की। भाई क्या बात करो सर, सच्ची मुच्ची, फिर तो खत्म ही हो गया टॉपिक हमारे पास में। फिर समझाऊंगा इस पार्ट को मैं, कुछ बातें बड़ी प्यारी प्यारी सुनना ध्यान से। तो बोला पहली बात सुनना, फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, तुम्हें कोई सामान दिखा और तुमने उठा लिया, दैट विल बी टर्म्ड एज कि आज से आप फाइंडर ऑफ गुड्स कहलाओगे। अब यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, बोलता हूँ। नंबर वन, भैया
राइट्स एंड ड्यूटीज। अब ऐसे केस में मान लो कल को तुम्हें भी फोन मिल गया, एग्जांपल चल रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला एग्जांपल सुनना, मैं कह रहा हूँ एक दिन हमारा प्यारा बबलू, हाँ, एक दिन हमारा प्यारा बबलू भैया है, बबलू भैया, हाँ सुनो, बबलू भैया क्या कर रहे, सुनो क्या कर रहे, सुनो तुम, बबलू भैया दिल्ली में पढ़ने आए थे हमारी तरह। बबलू भैया दिल्ली में बोले मैं पढ़ने आऊंगा, मैं यहाँ पे क्लास लेने आ रहा हूँ, ठीक है। बबलू भैया सीओसी एजुकेशन में आए थे क्लास लेने के लिए। रास्ते में आ रहे थे, बबलू भैया ने प्लान किया कि मैं बस से जाऊंगा, मेट्रो से जाऊंगा। तो बबलू भैया ने क्या किया, एक बस पकड़ी ना, और बस पकड़ के वो आ ही रहे थे, कहाँ पे बेटा, आ ही रहे थे, आ रहे थे, चल रहे घूम रहे थे। बबलू भैया जहां बैठे उनको उस सीट के ऊपर एक फोन मिला बेटा, मिला आईफोन 14 प्रो मैक्स, बढ़िया वाला फोन, और वो भी बढ़िया वाला एकदम मस्त कंडीशन। बबलू भैया को फोन सीट पे पड़ा हुआ दिखा, बबलू भैया ने क्या किया, सबसे पहले नजर ऐसा करी, उठा के पॉकेट में डाल लिया फोन, चलो फोन हो गया। बबलू भैया ने वो फोन अपनी पॉकेट में उठा के डाल लिया। अब मुझे बताओ, जो उन्होंने फोन आईफोन उठाया क्या था, क्या चोरी का था, क्या चोरी का भी नहीं था, तो मिला है उनको। तो जिस पर्सन को सामान मिलता है वो क्या कहलाता है। अब बबलू भैया ने जैसे फोन पास उठाया, अपने पास रखा, कंट्रोल उनके पास में आया, कहा जाएगा बबलू भैया कौन बनाएंगे, बबलू भैया बन गए फाउंडर ऑफ गुड्स। अभी तक नहीं थे, अब क्या बन गए, फाइंडर ऑफ गुड्स। तो कहता है भैया अगर कोई व्यक्ति गुड्स का फाइंडर बन जाता है तो उसके कुछ राइट्स बनते हैं और कुछ ड्यूटी बनती है। पहले ड्यूटी बनती है फिर राइट बनते हैं। ड्यूटी, किसकी राइट ड्यूटी बनती है, तो कहता है भैया इसके राइट्स एंड ड्यूटीज सेम है, राइट एंड ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स इज सेम, इज सिमिलर टू, सिमिलर टू द राइट्स एंड ड्यूटीज, लिख लो इस बात को, टू द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। जो ड्यूटी और जो राइट्स बेली के बनते हैं मेरे भाई सुनना, जो ड्यूटी जो राइट बेली के बनते हैं वही राइट्स फाइंडर ऑफ गुड्स के भी बनते हैं। मतलब सर, मतलब वही बेटा कि प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी सामान की, अपने सामान को रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं रखा तो आप लायबल हो, कल को आपने खर्चा कर दिया तो आपका राइट आप सामने पड़ सकते। मेनली 3 राइट बनते हैं एज ए फाइंडर ऑफ गुड्स, एज ए बेली। बेली में भी ये पढ़ा था आप लोगों ने, और यही पार्ट यहाँ ही बनता है। तो बताओ अगर मैं पहली पहली बात में सिर्फ ड्यूटीज की बात करूं तो बताओ 3 इंपॉर्टेंट ड्यूटी कौन कौन सी बनती। फर्स्ट बनती है टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स, टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स। सामान जो आपको मिला है उसका प्रॉपर ध्यान रखे। प्रॉपर ध्यान रखने का मतलब है कि कौन मिला फटाफट पहले, अरे इसको ऑफ तो कर, पहले इसको ऑफ करूंगा, है ना, करते ना, करोगे तुम ऐसा नहीं करना, देखो फंस जाओगे, लीगल पार्ट है ये। अक्सर लोग बोलते हैं फोन मिल गया क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, ट्रैवल हो, ध्यान रखना। अगर तुमने ऐसा कोई काम किया तो यू विल बी ट्रीटेड एज थीफ, आप चोर कहलाओगे। बाद में अगर कंफर्म हुआ तो तुम्हें चोरी की पनिशमेंट मिलेगी। क्या बात करो सर, सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची बेटा, सीखो ध्यान से। तो फर्स्ट थिंग इज टू मेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, लाइक योर ओन, जैसे आप अपना रखते हो, कैसे, लाइक योर ओन, लाइक योर ओन। अगर आपका सामान है तो वैसे ध्यान रखना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है, क्या बस फोन रख लूं और बोलूं कोई बात नहीं, नहीं, अब तुम्हारे पास ड्यूटी थी नहीं, यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ तुम्हारी एक ड्यूटी और बनती है, कौन सी, टू फाइंड द रियल ओनर, फाइंड द रियल ओनर। आपको रियल ओनर को ढूंढने के लिए एफर्ट मारने पड़ेंगे। आपको रियल ओनर, उसका एक्चुअल ओनर है उसको ढूंढना, ट्राई करना होगा आपको। अब ढूंढने का मतलब ये नहीं रात को नींद में सो गए और सो बोल रहे हो कहाँ है भाई तू, कहाँ है तू, बोल रहे हो मैंने पूरे एफर्ट ले हैं, मोबाइल फोन ऑफ तुमने कर दिया, तुमने पूरे एफर्ट मारे, नालायक को कैसी बात है ना, समझ में। तो कहता है भाई ऑलवेज रिमेंबर, पहले प्रॉपर केयर करना उस सामान का, तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि उसके रियल ओनर को ढूंढने के लिए प्रॉपर एफर्ट, रीजनेबल एफर्ट मारे जाएं। एक रीजनेबल एफर्ट, यू शुड टेक एक रीजनेबल एफर्ट्स। रीजनेबल एफर्ट का मतलब क्या है,
अगर तुम्हें उस फोन का ओनर नहीं मिला तो ड्यूटी की नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा के। और बच्चों में क्वेश्चन आएगा, सर पुलिस देख के आएंगे ना, फोन अपने आप ही रख लेगा ही नहीं। वहां भी तुम्हारे पास राइट बनता है। अगर तुमने पुलिस के पास कोई भी सामान जमा कर दिया, पुलिस के पास के किसी और पर्सन को दी, अगर उसके पास सामान वापस जमा किया तो तुम्हारा अधिकार है उस जाके पूछने का बाद में क्या इसका रियल ओनर मिला या नहीं मिला। और ध्यान रखना, बड़ी अच्छी बात, तुमने ऐसा काम किया फिर भी पुलिस को या किसी पर्सन को या तुम्हें रियल ओनर नहीं मिलता, इवन आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर एंड रीजनेबल एफर्ट्स, यहाँ पर अब लो तुम्हें देता है शाबाशी। और शाबाशी में क्या मिलता है पता है? वो सामान अब तुम्हारा। यस एग्जैक्टली बेटा, प्रॉपर केयर करने के बाद और उसके रियल ओनर ढूंढने के बाद भी अगर आपका रियल ओनर, ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू विल बी ट्रीटेड एज द रियल ओनर ऑफ द गुड। अब मालिक आप कहलाओगे, नंबर वन। नंबर टू, आपने रियल ओनर के लिए कोशिश नहीं की, ना ही आपने प्रॉपर केयर किया, ऐसे केस में आप कहलाओगे चोर। चोर चोर चोर, हाँ, आप चोर कहलाओगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप कहलाओगे ओनर। अब सामान आपका हो, मालिक आप बन जाओ, मालिक आप बन जाओ। यही है हमारा फाइंड और गुड वाला पार्ट। आओ बता रहा हूँ, बाकी प्रोविजन इसमें सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में किया था। कौन कौन से, आओ बात कर लेते हैं। पहला वाला सुनना, कह रहा भैया, द टर्म फाइंडर ऑफ गुड्स मींस ए पर्सन हु हैज फाउंड सम गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन। किसी और का था लेकिन आपको सामान मिल गया। आगे पढ़ो। व्हेन ए पर्सन कम्स अक्रॉस सम आर्टिकल ही इज अंडर न्यू ड्यूटी। अगर उसे लगता है अक्रॉस सम आर्टिकल, कोई सामान तुम्हारे सामने आया, ही इज अंडर नो ड्यूटी टू टैम अप। भाई ड्यूटी थोड़ी है कि तुम्हें कोई सामान दिख गया तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, नहीं, नो ड्यूटी कि आप उठाओ सामान। आगे बढ़ने करें, कह रहा बट इफ ही पिक्स अप, लेकिन अगर आप उसे उठाते हो तो कहता है यू बिकम ए फाइंडर ऑफ गुड्स, आप बन जाते हो फाइंडर ऑफ गुड्स। आपको बात बोली वही, आप बन जाओगे फाइंडर ऑफ गुड। बस क्या बोला, देयर इज नो ड्यूटी, कोई ड्यूटी थोड़ी हो रही है हमारे पास में, ड्यूटी बन गई अब क्योंकि तुम फाइंडर ऑफ गुड बन गए। यहाँ पर तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए बेली वाले पार्ट में लिखा था ना, योर राइट इज सेम एज लाइक ऑफ बेली। और बेली ड्यूटी क्या थी, याद करो क्या थी, पढ़ो ध्यान से। पहला नंबर वन क्या है, कुछ ऑब्लिगेशन है फाइंडर ऑफ गुड्स की। ऑब्लिगेशन कहूं या इसी को बोलते हैं ड्यूटीज। कौन कौन सी ड्यूटीज है? नंबर वन पढ़ो, याद करो, सेम ड्यूटी बेली में पढ़ी, ड्यूटी बेली के अंदर फर्स्ट क्या था, यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। नंबर वन याद आया। नंबर टू, यू मस्ट नॉट यूज द गुड्स फॉर हिज ओन पर्पज, अपने पर्पज ओन नहीं यूज। नंबर थ्री, रीजनेबल केयर हो गया, यूज नहीं करोगे। यू मस्ट नॉट मिक्स दैम विद द गुड्स, आप उस सामान को अपने सामान लाओगे। ठीक है। यू में से मेक प्रॉपर एफर्ट टू फाइंड द ट्रू ओनर, रियल ओनर ढूंढने की पूरी कोशिश करोगे। चेक करो बेटा, ये सारे के सारे बेली के पार्ट में थे, वही राइडर गुड्स। आगे आगे कह रहा है कौन से राइट बनते हैं, राइट कौन से तुम्हारे, राइट नंबर वन, राइट टू रिटेन द गुड्स, आप सामान को अपने पास में रखो। ऑब्वियस बात है, जब तक उसका रियल ओनर नहीं मिला आप रख पाओगे, रिमेंबर। और बाद में एफर्ट लेने के बाद भी नहीं मिला तो यू आर हैविंग अ राइट टू, द फाइंडर कैन रिटेन द गुड्स अगेंस्ट द ट्रू ओनर अंटिल ही रिसीव्स कंपनसेशन। अब मुझे बताओ, सोचो तुम्हें ट्रू ओनर मिल गया, एग्जांपल सुनना, सोचो तुम्हें ट्रू ओनर मिल गया, असली मालिक मिल गया, लेकिन तुमने उस मालिक को ढूंढने में बहुत खर्चा किया बेटा, तुम्हारा एक्सपेंसेस लगाने, कुरियर वगैरह ये वगैरह, रिमेंबर खर्चा लगा तुम्हारा। जवाब दो यार, एक बात वो सोच के देखना। हालांकि मेरे पास यहाँ एक रियल कहानी, रियल स्टोरी सुनोगे, सुनो रियल। ये कहानी है आज से काफी साल पहले की, जब मेरा मूड था एक दिन मेट्रो में ट्रैवल करने। मैं यूजुअली सोचता था यार कि दिल्ली में ना इतने लोगों के पर्स कट जाते हैं, पर्स है ना वॉलेट कट जाता है, लोग निकाल लेते हैं पैसे, पैसा निकाल लेते हैं, कैसे होता होगा। मेरा कभी नहीं कटा था, मेरा कभी कटा ही नहीं था, और मैं ऑलवेज सिंगर, मेरा कब कटा है ना। एक दिन दिवाली के टाइम की बात थी, तो गाड़ी लेके जाऊंगा तो जाम मिलेगा मेरे को, और पार्किंग में जाम में, तो काम करता हूँ, मुझे मेट्रो यूज कर, दिवाली के टाइम की तरह, दिवाली के टाइम मैं घर से लौट रहा था, मैंने बोला काम करता हूँ कि गाड़ी को बाहर ही लगा देता हूँ गाँव के पास ही, और मैं दिल्ली आऊँगा मेट्रो से आऊँ। तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी कहाँ पे, गुड़गांव में, और मैं गुरुग्राम में खड़ी करके मैंने मेट्रो पकड़ ली। जब मैं राजीव चौक पहुंचा ना, राजीव चौक दिल्ली में एक स्टेशन, मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, वहां पहुंचा तो मेरे बैग्स थे मेरे। पता चला कि जब मैं कुछ देर पहले बाद अपने पॉकेट पे हाथ मारा, मेरा पर्स गायब, मेरा वॉलेट गायब था। अब क्या हुआ,
मेरे को हंसी आने लगी, मैं हंसा, बहुत हंसा। मेरे साथ में एक पर्सन था, मुझे देख रहा था कि अरे कैसा इंसान है यार ये, क्या हंस रहा है। क्योंकि मैं बोल रहा था यार मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा पर्स कट गया। लेकिन अब पर्स तो कट गया, उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे की बात कोई नहीं थी। तो मेरे को था यार पैसे ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को पर्स मिल जाना चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स मेरे बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब सुनना क्या हो, मैंने कंप्लेन वगैरह की, कुछ उसमें सोल्यूशन मुझे दिखा नहीं, तो मैं घर पे आ गया वापस। जब मैं घर पे आ गया तो मुझे रात के टाइम में करीबन घर आने के 2-3 घंटे बाद में एक फोन आता है, अननोन नंबर। क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक नया नया नंबर लिया था, और मेरे कार्ड उसमें मेंशन था जिसमें नंबर लिखा हुआ था। तो किसी पर्सन ने मुझे फोन किया और बोला सर ये ना आपका एक पर्स है, हमें यहाँ पे कश्मीरी गेट मेट्रो के यहाँ पे पास में मिला है, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है, कोई पैसे वैसे नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सब निकल चुका है। बट ये पर्स यहाँ पड़ा हुआ मिला है हमें, ये पर्स आपका है, आप चाहें तो आके ले लीजिए, मैं आपको यहाँ मिलूंगा, मैं दिल्ली पुलिस का हूँ, बंदा हूँ, ठीक है, दिल्ली पुलिस का हूँ, और मेरी ड्यूटी आज खत्म हो रही है तो मैं घर जा रहा हूँ, तो आप मुझे कल ले लीजिए। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, यहाँ पर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रोकूंगा तुमसे, बात रोक के बताऊंगा। यहाँ पर उस दिल्ली पुलिस के पर्सन ने, कर्मचारी ने, एक एम्प्लॉय ने, एक भले आदमी ने एज ए फाइंडर ऑफ गुड्स कौन सी ड्यूटी निभाई? फर्स्ट ड्यूटी निभाई, उसने मेरे सामान का प्रॉपर केयर किया, ऐसे अपना रखता। उसने कहा मैंने पर्स रख लिया अपने बैग में सर, सेफ है, नहीं है, पहला काम। दूसरा, उसने उस सामान के रियल ओनर को ढूंढने की पूरी कोशिश की, रिजनेबल एफर्ट मारे ना भाई, मेरा कार्ड निकाला, नंबर लिखा था, मुझे फोन किया, क्या ना। तो बताओ, बीइंग ए फाइंडर ऑफ गुड, अगर उसने रीजनेबल एफर्ट लिया और केयर किया तो जवाब दो बेटा, क्या वहां पर अगर उस कोई भी खर्चा किया होता, क्योंकि बाद में मुझे पर्स मिला, तो उसने मुझे बोला सर अगर आप मुझे नहीं भी मिलते तो मैं आपके जो आईडी प्रूफ एड्रेस है, एड्रेस पे आपके wallet को रिवर कर देता। अब प्लीज टेल मी, उसने मुझे क्या बोला कि वो खर्चा करता उस सामान को मुझ तक पहुंचाने में। गाइस सोच के देखो, अगर वो खर्चा करता तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू टेक कंपनसेशन और नोट। क्या जो खर्चा वो करता, उसके अगेंस्ट में जो भी ट्रबल एक्सपेंसेस बनते थे, क्या वो लेने का अधिकार उसके पास होता या नहीं होता? नॉर्मली तो इंसानियत है ना भाई, इंसानियत है, देना बनता है। बट अगर नहीं भी मांग रहा वो, देना बनता है, बट अगर मांग लिया तो भी बनता है, कोई मैंडेटरी पार्ट है। आप पढ़ चुकी हो, बेली और फाइंडर गुड्स राइट है कि वो आपसे एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हैं, आप ही गुड्स को ध्यान रखने के लिए, आपको ढूंढने के लिए, ऑनर ढूंढने के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि जो फाइंडर गुड्स का राइट होता है वो होता है यही है राइट, जब तक आपको वो ऑनर नहीं मिलेगा आप उस सामान को अपने पास रख सकते हैं। करीबन नेक्स्ट डे नहीं, 2 दिन बाद मुझे पता है, मैं खुद जाके लेके आया, उसे थैंक यू बोल के आया। रिमेंबर, मैंने कुछ पैसे देने चाहा, उसने पैसे लेने से मना कर दिया, बोला कैसी बात है, नाम बदनाम वैसे है, क्यों पैसे दे रहे हो आप? ठीक है, अब बात समझना, बोलो क्लियर हो गया। दूसरा, राइट टू शो वो रिवॉर्ड। अब बताओ, अगर कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया होता मैंने, जो पर्स को ढूंढ के लाएगा उसे रिवॉर्ड दूंगा, तो रिवॉर्ड देना पड़ता नहीं पड़ता? नंबर 3, राइट टू क्लेम कम एक्सपेंसेस, खर्चा किया वो भी देने का अधिकार फंड। राइट टू सेल, याद रखना, अगर ये तो फर्ज की बात थी, कोई सामान किसी को मिल जाए तो आपके पास उसे अधिकार भी होता है, ध्यान रखना। बेचने से पहले आपको अपने अधिकारों को पूरा करना हो, पूरा करना हो। प्रॉपर एफर्ट, प्रॉपर केयर टू फाइंड द रियल, तो आप सामान को नहीं बेच सकते। लेकिन कंडीशन दी गई है, लोगों ने कहा आओ कौन कौन सी कंडीशन है बात समझते हैं। कि सेक्शन नंबर सुनना, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट सुनना। सेक्शन नंबर 169 कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स सेल कर सकता है, गुड्स को बेच सकता है, कब बेटा? पहला सुनना, इफ ओनर कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, बहुत ढूंढा ओनर नहीं मिला। इफ फाउंड, मिल गया बट ओनर ने रिफ्यूज कर दिया लॉफुल चार्जेस पे करने से, जो चार्ज मेरे लगे, खर्चे लगे, वो पे करने से मना, तब भी आप किसी और को सामान बेच सकते हो, आप मतलब बेली एज ए फाइंडर ऑफ गुड्स। थर्ड, कौन सा बोला? इफ द थिंग इज इन डेंजर, डेंजर कौन सा? पेरिशेबल नेचर का सामान था, कोई ऐसा सामान था इसकी वजह से जो सामान नष्ट हुआ है, सब्जियां एग्जांपल, ऐसा कोई सामान, खाने पीने का आइटम खराब हो जाएगा, तो वहां पर भी क्या लगे कि वैल्यू गिर जाएगी उसकी, वहां पर कि आप उस सामान को किसी। नेक्स्ट, द लॉफुल चार्जेस ऑफ फाइंडर ऑफ अमाउंट 2/3 ऑफ द वैल्यू। अब वजन से पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, कितनी अमाउंट अगर आपने पे कर दी हो ढूंढने में, थोड़ी कि ढूंढने में, एग्जाम्पल मुझे बताओ 2,000 रुपए का सामान था, क्या आप 5,000 रुपए खर्च कर दोगे उसके ऊपर के लिए इंसान को? नो। तो कहता नॉर्मली मैक्स टू मैक्स अगर आपने उस पूरी वैल्यू का 2/3 अमाउंट आपने खर्च कर दिया ढूंढने में, एक्सपेंसेस के अंदर,
उसके बाद आप उस सामान के मालिक बन जाते हो। आप उस सामान आपको उसके बाद में ढूंढने नहीं होती। नेक्स्ट बताओ, A finder of goods has the right to keep the goods with him against the whole world except the truth. Normally cases में अगर रियल ऑर्डर मिल गया तो ठीक है, रियल ऑर्डर नहीं मिला इवन आफ्टर रीजनेबल केयर तो आपके पास अधिकार दिया है कि दुनिया के अगेंस्ट में ही उस सामान के मालिक हो, तुम उसे अपने पास रखने का अधिकार रखते हो। एंड गाइस दैट्स इट, ये था हमारा पूरा चैप्टर बेलमेंट। यहाँ पर बेलमेंट होता है खत्म। द नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now I'm funded. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।